कुछ अभिनेता हमारे द्वारा प्रशंसित कलाकार अथवा किसी अनजाने खेल के मोहरे मात्र नहीं होते हैं। वे स्वयं हमें उजागर करते हैं। मानसिक रूप से जटिल से लेकर बिल्कुल सहज व सरल भूमिकाओं की श्रृंखला निभाते हुए वे हमारी निर्मलतम से लेकर मलिनतम भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। वे हमारा ही विराट रूप होते हैं। अभिनेता हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे अवचेतन में अवस्थित व्यक्तित्व का अवतरण करते हैं। इसी प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व प्राण साहब का है, जिसकी उपस्थिति ने फिल्म दर्शकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। वास्तव में लगभग 5 दशकों तक उनके और दर्शकों के बीच एक भेद भरा और पूरी तरह जादुई संपर्क व संवाद बना रहा। प्राण का अर्थ है जीवन या जान, और उन्होंने अपनी बेजोड़ व बेदाग कलाकारी से सिनेमा में यही डाला भी। उन्होंने दर्शकों के दिलों को आतंक से दहला देने के बाद यह शिक्षा देकर उनका शमन भी किया कि देवियों और सज्जनों, बुराई कभी नहीं जीतती। तिरस्कृत करने के वाले खलनायकी के कार्यों को प्रसन्नता से स्वीकार कर प्राण साहब ने इसे इतनी सटीकता से अंजाम दिया कि वे एक ऐसे अभिनेता बन गए जिन्हें सारा देश नफरत करना पसंद करता था। वास्तव में यही उनकी असाधारण सफलता का चोदक है। कोई भी माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनसे एकांत में मिले। कई बार तो लोग उनसे भीड़ में भी भयभीत हो जाते। प्रत्यक्ष रूप से सिनेमा की भ्रमित कर देने वाली क्षमता के कारण उन्होंने जनमानस पर ऐसा असर डाला कि उनकी पर्दे की छवि को ही लोग उनका वास्तविक व्यक्तित्व समझने लगे। बाद में अद्भुत करामात के साथ इस दुखिया ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया और उन्होंने उसी कुशलता से सफलतापूर्वक चरित्र अभिनेता का जामा भी धारण कर लिया। बहुमुखी प्रतिभा उनका पर्याय बन गई। 1960 के आसपास मैंने प्राण साहब की प्रथम झलक प्राप्त की थी। मुंबई की एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान मैंने अपने पारिवारिक मित्रों से शूटिंग दिखाने का अनुरोध किया। वे मुझे आर के स्टूडियो ले गए। वहां मैंने देखा कि लोगों की नज़रों से दूर तथा चहल पहल से जरा हटकर टीन की छाया में प्राण साहब एक कुर्सी पर बैठे हैं। वे बहुत विनम्र और शालीन थे। उन्होंने हम लोगों के साथ फोटो खिंचवाई। उनका ऑटोग्राफ लेकर घर लौटते समय मैं जरा संशय में था। अन्य लोगों की भांति मेरे मन में भी यही प्रश्न उठ रहा था कि एक खलनायक इतना भला, उदार व सत्कार करने वाला कैसे हो सकता है। उस दिन अभिनेता और इंसान में फर्क करने में कठिनाई का अनुभव करने वाला मैं अब निश्चित रूप से उन्हें बेहतर जानने लगा हूँ। आर के स्टूडियोज में उस दिन शायद फिल्म छलिया की शूटिंग हो रही थी, जो निर्देशक के तौर पर मनमोहन देसाई की पहली फिल्म थी। बाद में जिनके निर्देशन में मैंने भी अपनी अनेक अविस्मरणीय फिल्मों में अभिनय किया। कुछ वर्षों बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए जब मैं मुंबई आया तो अपने भाई अजिताभ के मित्र और प्राण साहब के पुत्र सुनील स्कंदटुन्नी से अक्सर मिलता रहता, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर स्थापित होने की कोशिश करते हुए पहली बार मैं प्राण साहब से रूबरू जंजीर के सेट पर हुआ। तब तक उपकार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद वे खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में पदार्पण कर चुके थे। उन्होंने इस धारणा को बल दिया कि एक खलनायक का हमेशा खलनायक ही बने रहना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने महत्वपूर्ण मिसाल कायम की और नकारात्मक भूमिकाओं से अपना करियर शुरू करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा व विनोद खन्ना ने बाद में एक नायक बनकर प्राण साहब का अनुगमन किया। जंजीर की प्रथम दिन की शूटिंग में हम लोगों ने थाने में उस प्रकरण का फिल्मांकन किया जिसमें मैं शेर खान से काफी कठोर व घनिष्ठ व्यवहार करता हूँ। मैं अपना आपा खोकर उस पर गालियों की बौछार कर देता हूँ। उसके लिए कटु शब्दों का प्रयोग करने में मुझे जरा झिझक महसूस हो रही थी, मगर उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया। आखिरकार मुझ मुख्य प्राण साहब के कारण ही जंजीर में लिया गया था। ओम प्रकाश जी ने परवाना में मेरे प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए चेन्नई के फिल्म निर्माताओं व प्राण साहब से मेरी जोरदार सिफारिश की थी। इसके फलस्वरूप जंजीर के लिए कलाकारों के चयन के समय प्राण साहब ने नायक की भूमिका के लिए दृढ़ता से मेरे नाम का अनुमोदन किया। वो प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद के साथ मेरी पहली फिल्म थी। मैं फिल्म उद्योग में उपेक्षाकृत नया था और कुछ हद तक आशंकित भी था। मुझे तनाव मुक्त व सामान्य रहने में प्राण साहब बहुत मददगार साबित हुए। वास्तव में इस फिल्म के सबसे बड़े सितारे व आकर्षण के केंद्र वे ही थे। अपने गेटअप के प्रति अत्यधिक जागरूक रहने की उनकी प्रवृत्ति पर तो मैं बाग बाग और अचंभित ही था। मेहंदी से रंगे विग और दाढ़ी से लेकर पोशाक और मेकअप में हर चीज ठीक हो, इस बात पर वे पूरा ध्यान देते थे। जंजीर में उनके साथ फिल्माए गए मेरे सारे ही दृश्य दुसाध्य थे। लड़ाई के दृश्य में तो अक्सर ही मुझे ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे मुख के जरूरी तौर पर उनके
अंग छू सकने के पहले ही अपनी प्रहार क्षमता खो बैठे। एक दृश्य में हम लोगों को रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ना था। सबसे पहले ऊपर पहुंचने वाले वे ही थे। काफी समय लेने वाले अपने जटिल मेकअप व पोशाक के बावजूद बिना कोई चूक किए हमेशा सबसे पहले सेट पर वे ही पहुंचते। अपना शॉट पूरा हो जाने के बाद भी वे सेट पर मौजूद रहते और उत्सुकता व रुचि से सारा कार्य देखते। प्राण सर पर फिल्माया गया गाना यार यह ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी फिल्म का मुख्य आकर्षण था, जिसमें उन्होंने अतुलनीय उत्साह व शक्ति के साथ नृत्य करके एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। प्राण साहब कभी भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे, ना ही कभी किसी से कोई बहस करते। वे कभी किसी कहानी, सिचुएशन या डायलॉग तक में फेरबदल करने के लिए कुछ नहीं कहते और अप्रिय स्थिति में भी वे अपना आपा नहीं खोते। वे पूरे श्रम व शक्ति के साथ अपना कार्य निपटाकर ही स्टूडियो से प्रस्थान करते। कुछ समय बाद ऋषिकेश, हरिद्वार व जयपुर में गंगा की सौगंध की आउटडोर शूटिंग के दौरान मुझे उनके कुछ और गुणों को जानने का मौका मिला। उन्हें उर्दू अदब व शायरी का जबरदस्त शौक व गहन जानकारी थी। खेल जगत की घटनाओं की तो उन्हें ताज़ा तरीन जानकारी रहती थी और एक जमाने में वे शिकार का भी शौक रखते थे। उनके पास शेर व शायरी, लोक कथाओं व लतीफ़ों का तो मानो खजाना ही था। शाम की महफिलों में वे अपने शेरों व रोचक लतीफ़ों से सारी यूनिट का मन मोह लेते थे। शूटिंग के बाद अवकाश के समय उनका स्निग्ध बड़ा आनंददायक होता था। वे शाम को स्कॉच का लुत्फ उठाते थे। पर्दे पर तथा वास्तविक जीवन में भी सिगरेट पीने का उनका अंदाज इतना निराला होता था कि वो अपना विशिष्ट पहचान चिन्ह ही बन गया। उनका प्रदर्शन देखने वाला हर व्यक्ति प्रामाणिक रूप से स्वीकार करेगा कि उन्होंने अपने हर किरदार में छोटी छोटी भाव भंगिमाएं भरकर अपनी हर भूमिका को विशिष्ट बना दिया। जैसे जिस देश में गंगा बहती है, मैं डकैत राका इस आशंक के साथ ही कि उसे आखिरकार फांसी हो जाएगी, हर वक्त अपनी गर्दन पर ही हाथ फेरता रहता है। अपने संपूर्ण सम्मानीय व उल्लेखनीय कैरियर के दौरान उन्होंने अपनी आंखों, आवाज, लहरें, मुख मुद्रा तथा देह की हरकतों के सशक्त प्रयोग द्वारा अपने प्रत्येक किरदार को असरदार बना दिया। मात्र सरसरी निगाह डालकर भी वे लंबे लंबे डायलॉग याद कर सकते थे। शॉर्ट से जरा पहले दिए गए अपने डायलॉग बोलने में भी उन्हें कोई भूल नहीं होती थी। फोटोग्राफी समिति से मानो शब्द सहजता पूर्वक उड़ते चले आते। ये प्रमाणित बात थी कि वे कठोर परिश्रम और अद्भुत कौशल से अपने प्रत्येक किरदार को विभिन्नता व शिष्टता से चित्रित करके उसे विश्वसनीय बना देते। फिर चाहे वो मजबूर का स्नेही ईसाई माइकल हो या जंजीर का लहराते बालों वाला पठान शेर खान, विक्टोरिया नंबर 203 का दादा मुनि अशोक कुमार के साथ अद्भुत हास्य का तारतम्य बैठाने वाला मस्त मौला राणा, या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म शहीद का उग्र अपराधी, या बॉबी का उच्च वर्गीय कुलीन पिता। मुझे उनके साथ अनेक फिल्मों में कार्य करने का सौभाग्य व गौरव प्राप्त हुआ, जिनमें अमर अकबर एंथोनी, कसौटी, मजबूर, डॉन, कालिया नसीब, नास्तिक, शराबी, अंधा कानून और इनकलाब शामिल है। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में फिल्माए गए नसीब के क्लाइमेक्स सीन में के लिए उन्होंने तरवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। हालांकि इससे पहले भी वे अपनी कई फिल्मों में वे इस तरह के कर्तव्य कुशलता पूर्वक प्रदर्शित कर चुके थे, मगर हर कार्य को सटीकता से ही करने के आदी होने के कारण उन्होंने एक पखवाड़े तक इस प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति की। आखिरी बार हम दोनों ने मृत्युदाता में एक साथ अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक विशिष्ट भूमिका निभाने की स्वीकृति देने की कृपा की थी। उनके साथ इतनी फिल्मों में काम करने पर यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि वे सिद्धांतों पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति हैं। यदि किसी कहानी में कोई सिचुएशन या किसी डायलॉग में कोई शब्द सभ्यता की सीमा के बाहर होता या सामाजिक व नैतिक रूप से आपत्तिजनक होता, तो वे तक्षण उस पर टिप्पणी कर देते। वे किसी लेखक या निर्देशक से ना सुलझने वाले विवाद में नहीं पड़ते थे, मगर समुचित कारण या तर्क के साथ अपने दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से सामने रख देते थे। इसलिए हर फिल्मकार समझता था कि प्राण साहब किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने स्वयं अपने लिए अपनी मर्यादा तय कर रखी थी, अतः उन्होंने कभी कोई अशालीन या भोंडा कार्य नहीं किया। प्राण साहब अंतर्मुखी व्यक्ति रहे, केवल अपने मित्रों व हमख्याल साथियों के सामने ही खुलते हैं। वे मेरे लिए एक कृपालु शिक्षक और पथ प्रदर्शक रहे। साथ में कार्य करते हुए उन्हें कभी महसूस होता कि एक रीटेक से मैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं, तो क्षमा मांगते हुए धीरे से कहते, मुझे गलत मत समझना, मगर ये दृश्य तुम उस तरीके से करने की कोशिश क्यों नहीं करते। यदि वे मेरे कार्य से संतुष्ट होते तो कभी भी शाबाशी देने से नहीं चूके। आश्चर्य की बात है कि प्राण साहब कभी अपनी फिल्म नहीं देखते। जंजीर प्रदर्शित होने के लगभग 20 वर्षों बाद अनायास ही उन्होंने
वो फिल्म देखी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके शाबाशी देते हुए कहा कि मुझे तुम्हारा प्रदर्शन बहुत पसंद आया। 2 दशकों बाद उनकी प्रशंसा प्राप्त करके मुझे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। किसी भी सिने प्रेमी के सामने ये तथ्य प्रत्यक्ष है कि प्राण साहब महान और उत्कृष्ट समझे जाने वाले अभिनेताओं को भी कांटे की टक्कर देने का मादा रखते थे। वे गिरगिट की भांति अपना व्यवहार व चेहरे के भाव बदल सकते थे। उन्हें आकृति बदलने के लिए मात्र एक गहरे या मोटे शीशे का चश्मा या जोधपुरी कोट और चमड़े के बूट ही पहनाना पर्याप्त होता, जैसे कि उन्होंने पुरानी फिल्मों में सारे देश में पूजे जाने वाले नायकों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करते हुए किया। राम और श्याम में दिलीप साहब के उत्पीड़न तथा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जब प्यार किसी से होता है में देव साहब के रास्ते के रोड़े बने, प्राण साहब के अपना दबदबा बनाकर रखा। आखिरी मुकाबले तक जिसमें उनके किरदार को तो नायक के हाथों पराजित होना पड़ा, मगर अभिनेता के तौर पर वे विजयी रहे। मैंने उनसे सीखा कि अपने पेशे के प्रति पूर्ण निष्ठा व सम्मान ही एक अभिनेता की विशिष्टता व शक्ति होती है। वे सेट पर पहुंचने में कभी देर नहीं करते थे। मिजाज ठीक न होने के कारण उन्होंने कभी शूटिंग कैंसिल नहीं की। एक दिन वे सेट पर अस्वाभाविक रूप से गुमसुम से खामोशी से अपने कार्य कर रहे थे। कई घंटों तक जब वे उदासी से नहीं उभरे तो निर्देशक ने पूछा, क्या कोई असुविधा हो रही है? तो उन्होंने शांतिपूर्वक बताया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, मगर मैं शूटिंग कैंसिल नहीं करना चाहता क्योंकि जीवन की गति का कार्य निर्बाध रूप से चलने रही है। स्वर्गीय सतीश भल्ला व यश जौहर उनके निकट मित्रों में से थे। प्राण साहब ने अपना आडंबर है जीवन आत्म सम्मान और गरिमा के साथ जिया है। उन्होंने कभी किसी से अनुग्रह की उपेक्षा नहीं की। एक खलनायक होने के बावजूद उन्होंने फैशन के चलन और लोगों के जीवन को प्रभावित किया। खेद का विषय है कि सम्मान की जिस मात्रा के वे पात्र हैं, उसका लेश भार भी उन्हें नहीं मिला। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके करियर की दीर्घा व भव्यता तथा उसके प्रति उनकी निरंतर निष्ठा उन्हें उच्च सरकारी सम्मान और पुरस्कार का पात्र बनाती है, जो अब तक उनसे रुष्ट है। उनके स्तर और रुतबे के कलाकार को यूरोप और अमेरिका में सर्वोच्च सरकारी सम्मान से सम्मानित किया जाता है, मगर अफसोस है कि यहाँ उन्हें ऐसा सम्मान नहीं दिया गया। ये समझ के बाहर की बात है। विषय वस्तु व तकनीक दोनों ही दृष्टिकोणों से सिनेमा में परिवर्तन हो सकते हैं, मगर भारतीय सिनेमा में प्राण साहब के असीम अवदान का महत्व किसी भी स्थिति में कम होने वाला नहीं है। जब भी कोई दुष्कर कार्य करने का अवसर आया, उन्होंने हमें यानी अगली पीढ़ी को पीछे छोड़ दिया। वे हमेशा अव्वल रहे। श्रीमान निरपेक्ष भाव से हमें इतना कुछ देने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपके प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे प्राण साहब।